अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है भाई? ठीक है, खैरियत से हैं? ओके, सो आई विल बी डिस्कसिंग ज्योमेट्री in this class, and I would start with different shapes. And first of all, we will discuss some polygons. And before polygons, we need to discuss triangle. No, I will start with angle properties. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक हैं? आवाज़ आ रही है ना? अलवीना, फातिमा, आवाज़ आ रही बेटा? कैन यू हियर मी? ओके ओके बच्चों, लेट्स से हमारे पास तो पैरेलल लाइंस हैं और इनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमारे पास बेसिकली दो किस्म की प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी ये कि फॉर सपोज अगर ये मेरे पास ए है, एंगल ए है, तो दूसरी लाइन के पास एंगल ए कहाँ होगा? देखिए, अगर ये एंगल ए लाइन 1 के नीचे है तो ये एंगल ए लाइन 2 के भी नीचे ही होगा। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या समझाना चाह रहा हूं मैं? कि अगर ये एंगल ए लाइन 1 के नीचे है तो लाइन 2 के भी नीचे ही होगा, और जो इंटरसेक्टिंग लाइन है लाइन 3, अगर ये लाइन 3 के सीधे हाथ पर है तो नीचे भी लाइन 3 के सीधे हाथ पर ही रहेगा। क्या ये बात समझ आ रही है? तो ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे, जिनको हम एंगल्स ऑन द सेम साइड कह सकते हैं। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ पैरेलल लाइंस, ये दोनों एंगल्स हमेशा बराबर होंगे। क्या ये बात समझ आ गई? तो इसका मतलब अगर यहाँ बी है तो यहाँ बी होगा, क्योंकि अपर साइड ऑफ L1 तो अपर साइड ऑफ L2 और राइट साइड ऑफ L3 तो राइट साइड ऑफ L3। सिमिलरली इससे मिलती जुलती एक और प्रॉपर्टी है कि जनाब अगर ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, ये पैरेलल हैं और ये लाइन 3 है, तो जनाब क्योंकि ये एंगल लाइन 3 के राइट पर है और लाइन 1 से नीचे है, तो एक और एंगल होगा जो लाइन 2 के ऊपर होगा लेकिन लाइन 3 के लेफ्ट पर होगा। ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तो यहां पर था एंगल ऑन सेम साइड ऑफ पैरेलल लाइंस, और यहां पर क्या है जनाब? एंगल ऑन डिफरेंट साइड ऑफ पैरेलल लाइंस। तो जनाब इस एंगल को आप देखें, ये एंगल लाइन 1 के राइट पर है, सॉरी लाइन 1 के नीचे है और लाइन 3 के राइट पर है, और ये एंगल लाइन 3 के लेफ्ट पर है लेकिन लाइन 2 के ऊपर है। तो हमने साइड्स ऑपोजिट कर दी, हमने साइड्स पलट दी। क्या ये बात समझ आ गई सबको? अच्छा जी, फॉर सपोज
ये दो लाइंस हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जनाब इनके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो बराबर होते हैं। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, इसी तरीके से अगर एक या एक से ज्यादा लाइंस एक ही पॉइंट पर मीट करें, तो इन सबका जो सम है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। क्या ये बात समझ आ गई सबको? प्लीज नोट इट डाउन। When you are done, please tell me. ओके जनाब, आगे चलते हैं। जनाब अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में हमारे पास अगर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, तो आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 180 के बराबर होता है हमेशा। जनाब इस एंगल को हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल सी, और अगर मुझे एक्सटीरियर एंगल सी निकालना हो तो ये बराबर होगा ए प्लस बी के। तो इसी तरीके से अगर मुझे एक्सटीरियर ऑफ एंगल ए निकालना होगा तो ये बराबर होगा बी प्लस सी के, और अगर मुझे एक्सटीरियर निकालना होगा एंगल बी का तो ये बराबर होगा ए प्लस सी के। क्या ये बात समझ आ गई? कि ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 होता है और एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलता है? अच्छा जी, फॉर सपोज अब हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की। तो क्वाड्रिलेटरल फॉर सपोज ऐसा है, तो क्वाड्रिलेटरल में कितने ट्रायंगल्स हैं? दो ट्रायंगल्स बन सकते हैं मैक्सिमम। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्योंकि इसमें दो बन सकते हैं मैक्सिमम, तो इसका मतलब है
कि अगर मुझे क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ एंगल्स निकालना है तो 180 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि एक ट्राइंगल का होता है 180, तो दो ट्राइंगल का हो जाएगा 360। क्या ये बात समझ आ गई सबको? तो जनाब इसी तरीके से अगर मैं डिस्कस करूं पेंटागन को, तो पेंटागन कैसा बनेगा जनाब? तो जनाब यहाँ पर जो मैक्सिमम ट्राइंगल बन सकते हैं 3। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो मैं बता सकता हूँ कि पेंटागन में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो हैं बन सकते हैं 3। तो इसीलिए सम ऑफ एंगल्स जो है वो आएगा 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 3 करके, दैट इज 540। क्या ये बात समझ आ गई? शाहजार, मैंने अभी तक ये स्लाइड कराई है। और अब ये स्लाइड कर रहे हैं हम। अच्छा जी, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर डिफरेंट शेप्स को देख सकते हैं। तो अगर मैं हेक्सागोन देखूं तो इसमें कितने ट्रायंगल बन सकते हैं? 1 2 3 4 4 ट्रायंगल बन सकते हैं। तो सम ऑफ एंगल्स कितना आएगा जनाब? एक ट्रायंगल का होता है 180, तो हम 180 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो जनाब ये हो जाएगा 720। क्या ये बात समझ आ गई? नोट कर लें इसको फटाफट। When you are done, please tell me. ज्योमेट्री है यार, ज्योमेट्री में तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो डिस्कस करना शुरू किया है। इसके एमसीक्यूज होंगे, बिल्कुल होंगे। शुड आई मूव ऑन? ओके,
सो जनाब सबसे पहली हेडिंग है हमारे पास शेप नेम, फिर उसके बाद है हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस, फिर उसके बाद है हमारे पास सम ऑफ एंगल्स, और उसके बाद है हमारे पास इंडिविजुअल एंगल। तो जनाब सबसे पहले हमारे पास है ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाद है जनाब क्वाड्रिलेटरल, फिर उसके बाद है जनाब हमारे पास पेंटागन, फिर है जनाब हमारे पास हेक्सागन, उसके बाद है जनाब हमारे पास हेप्टागन, और जनाब उसके बाद है हमारे पास ऑक्टागन, उसके बाद है जनाब हमारे पास नोनागन, और उसके बाद है जनाब डेकागन। तो अगर हम आपको बताएं अभी कि नंबर ऑफ वर्टिसेस, तो ट्राइंगल के 3 होते हैं, क्वाड्रिलेटरल के 4 होते हैं। Any problem in that? Obviously not. So talking about the sum of angles, it was 180 multiplied by 1. This was 180 multiplied by 2. Then 180 multiplied by 3. Then 180 multiplied by 4. Already discussed in the previous slide. 180 multiplied by 5. 180 multiplied by 6. 180 multiplied by 7. And then 180 multiplied by 8. So this should be 180. This should be 360. Then 540, then 720, then 900, then 1080, then 1260, and then 1440. Okay, कोई इशू इसमें? ओके जनाब, अब बात हो रही है इंडिविजुअल एंगल की। इंडिविजुअल एंगल का मतलब है कि मैं टोटल को डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ वर्टिसेस से। जो टोटल मेरे पास सम है, मैं इसको डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ वर्टिसेस से या नंबर ऑफ एंगल्स से, तो मेरे पास 1 एंगल की वैल्यू आ जाएगी। तो जो भी इंडिविजुअल एंगल है वो हम डिस्कस कर रहे हैं रेगुलर शेप के लिए। रेगुलर शेप का मतलब है कि ऑल एंगल्स टू बी इक्वल। बात समझ आ गई जनाब? तो हम 540 को डिवाइड करेंगे 5 से, दैट वुड बिकम 108, then this would become 120, then 900 divided by 7, that should be 128.57,
and then 1080 divided by 8 is 135, and then 1260 divided by 9, 140, and this should be 144. Got it? Any issue in that? तो इसका मतलब अगर हम बात करें पॉलीगॉन की, तो पॉलीगॉन का मतलब है क्या? यहाँ तक बात समझ आ गई है सबको? प्लीज रिस्पॉन्ड। तो पॉलीगॉन का मतलब होता है n, और जनाब ये मल्टीप्लाई होगा 180 मल्टीप्लाई बाय n-2, और जनाब ये होगा 180 मल्टीप्लाई बाय n-2 डिवाइडेड बाय n। क्या ये बात समझ आ गई है? कोई मसला यहाँ तक? Polygon is any shape with n sides. ओके, अब आ जाइए जनाब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स पे। अभी कितना होता है ये? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स सही बताया, ये बराबर होता है हमेशा 360 डिग्री के। और अगर मुझे सिंगल एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो मैं 360 को डिवाइड करूंगा n से, और इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर बराबर होता है 180 के। तो जनाब फॉर सपोज अगर ये शेप है इस तरह का, तो हमारे पास जो ये एंगल होता है इसको हम एक्सटीरियर कहते हैं। और जनाब हमारे पास जो ये अंदर वाला एंगल होता है इसको हम इंटीरियर कहते हैं। बात समझ आ गई यहाँ तक? नोट कर लें फटाफट।
यहाँ तक बात समझ आ गई है सबको? क्लियर है जनाब? आगे बढ़ें। ओके अच्छा जी, फॉर सपोज हम बात करते हैं ट्रायंगल की, कि ट्रायंगल हमारे पास कितने किस्म के हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जनाब स्केलिन। क्या होता है जनाब इसमें? नो साइड इक्वल, नो एंगल इक्वल। इसके बाद है हमारे पास जनाब आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में क्या होता है जनाब? टू साइड्स and their opposite angles are equal। और इसके बाद आता है जनाब इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल में क्या होता है जनाब? ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल। ठीक है जनाब। इसके बाद है हमारे पास जनाब राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में जनाब जो लार्जेस्ट साइड होती है उसको हम कंसिडर करते हैं हाइपोटेन्यूज, और अदर टू साइड्स होती हैं बेस और परपेंडिकुलर। अच्छा जी, एंगल ऑपोजिट टू हाइपोटेन्यूज वो होता है 90 डिग्री, और सम ऑफ अदर टू एंगल्स वो होता है जनाब 90 डिग्री। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। बात समझ आ गई जनाब यहाँ तक? अब एंगल ऑपोजिट टू हाइपोटेन्यूज होता है 90 डिग्री, और सम ऑफ अदर टू एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री होता है। अच्छा जी, इसमें होता क्या है कि अगर ए बड़ा हो बी से और ए बड़ा हो सी से, तो इसका मतलब है कि हाइपोटेन्यूज जो है ना वो ए है, और एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है। तो फिर ए स्क्वायर जो है ना बराबर होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, क्योंकि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। ठीक है जनाब। तो इसी तरीके से
अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ए बड़ा था बी और ए बड़ा था सी से, तो अब मैंने कहा भाई बी जो है वो बड़ा है ए से और बी बड़ा है सी से, देन हाइपोटेन्यूज जो है वो बी हो जाएगा और एंगल बी जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। और अब हम लिख सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में कि बी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। और सिमिलरली अगर सी बड़ा है ए से और सी बड़ा है बी से, देन अब जो हाइपोटेन्यूज है वो बराबर है सी के और एंगल सी बराबर है 90 डिग्री के। और पाइथागोरस थ्योरम जब लगेगा तो सी स्क्वायर बराबर आएगा जनाब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। बात समझ आ गई जनाब, नोट कर लें। नोट कर लिया। और कितने टॉपिक्स रह गए हैं सिलेबस में या ज्योमेट्री में? यार सिलेबस में अगर मैं तुम्हें बताऊं ज्योमेट्री चल रहा है, 2 मिनट तो बताता हूँ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा रह गया, काउंटिंग टेक्निक्स रह गया, प्रोबेबिलिटी रह गया, मीन मीडियन मॉड रह गया, इनइक्वालिटीज रह गया, अलजेब्रा रह गया, सर्किल रह गया, फंक्शन रह गया, ट्रिग्नोमेट्री रह गया, सेट्स रह गया, बस। शुरू वाले टॉपिक मुश्किल थे, कैलकुलेशन वाले अब सारे आसान है जो हो रहे हैं, बेसिक P1। हाँ देखो, तुमने अगर मैथ्स पढ़ा हुआ है तो बहुत आसान है तुम्हारे लिए, अगर तुमने मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है मुश्किल है। जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए मुश्किल है। आगे चलते हैं जनाब। डिस्कस करते हैं जनाब क्वाड्रिलेटरल्स को।
जनाब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्क्वायर को। जनाब सबसे पहले हमारे पास है स्क्वायर। स्क्वायर का शेप कैसा होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। इसकी ऑपोजिट साइड्स जनाब पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, और इसकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं जनाब ये परपेंडिकुलर भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो यू कैन से कि इसकी तमाम साइड्स जो है ना बराबर होती हैं। अच्छा, इसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। नेक्स्ट शेप है हमारे पास जनाब रेक्टेंगल। रेक्टेंगल दिखने में कैसा होता है जनाब? जनाब अगर मैं आपको सिमिलैरिटी बताऊं तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैं इसको कॉपी करूंगा और फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीजें होती हैं। जनाब इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं। एडजेसेंट साइड्स परपेंडिकुलर होती हैं सिर्फ, और जो डायगोनल्स हैं वो सिर्फ इक्वल होते हैं। तो एडजेसेंट साइड्स की परपेंडिकुलर होती हैं और डायगोनल्स इसके इक्वल होते हैं। जनाब फिर आ जाइए आप रोम्बस पे। रोम्बस में क्या होता है? रोम्बस का शेप दिखने में ऐसा होता है, और इसकी भी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। इसकी एडजेसेंट साइड्स आपस में सिर्फ इक्वल होती हैं और इसके डायगोनल्स आपस में सिर्फ परपेंडिकुलर होते हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? फिर आ जाइए जनाब पैरेललोग्राम पे। पैरेललोग्राम में क्या होता है जनाब? इस शेप को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। इसकी भी जनाब जो ऑपोजिट साइड्स हैं पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। एडजेसेंट साइड्स ना तो इसकी इक्वल होती हैं ना परपेंडिकुलर होती हैं, और डायगोनल्स भी इसके इक्वल भी नहीं होते और बराबर भी नहीं होते। जनाब स्क्वायर के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और ऑल एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और ये तमाम तर एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं।
रेक्टेंगल में भी ऐसे ही होता है जनाब। रेक्टेंगल में भी ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और सारे के सारे एंगल भी इक्वल होते हैं जो कि 90 के बराबर होते हैं। रोम्बस में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और सारे इक्वल नहीं होते। पैरेललोग्राम में भी सिर्फ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और सारे इक्वल नहीं होते। क्या ये बात समझ आ गई यहाँ तक? कोई मसला है इसमें? नोट कर लें इसको। जी वो सब भी आएगा। Are you done? अबे यार फेसबुक खुला हुआ था पीछे से तो वो आते रहते हैं मैसेजेस। अच्छा जी आगे चलते हैं। जनाब हमारे पास मौजूद है अब ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का शेप कैसा दिखता है भाई? ट्रेपेजियम का शेप दिखता है जनाब कुछ ऐसा। ऑपोजिट साइड्स वन पेयर इक्वल, नो वन पेयर पैरेलल। जो एक पेयर है वो पैरेलल होता है ऑपोजिट साइड्स का। एडजेसेंट साइड्स में कोई रिलेशन नहीं होती, डायगोनल में कोई रिलेशन नहीं होती, ऑपोजिट एंगल में कोई रिलेशन नहीं होती और ऑल एंगल्स इसके कुछ भी हो सकते हैं। अब आ जाइए जनाब ट्रेपेजॉइड पे। ट्रेपेजॉइड में क्या होता है जनाब? जनाब ट्रेपेजॉइड में जो एक पेयर है वो पैरेलल होता है और एक पेयर इक्वल होता है। हम लिख सकते हैं कि एक पेयर पैरेलल होता है और एक पेयर इक्वल होता है।
इसकी एडजेसेंट साइड्स का कोई रिलेशन नहीं होता, डायगोनल्स इसके इक्वल होते हैं और इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। जनाब फिर आ जाइए काइट पे। तो इसमें ऑपोजिट साइड बराबर नहीं होती, एडजेसेंट साइड्स बराबर नहीं होती। इसमें होता क्या है ये बता देता हूं मैं। जनाब इसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, इक्वल पेयर्स। डायगोनल्स इसके बराबर नहीं होते और जनाब इसमें जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो बराबर होते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई? समझ में आ गई यहाँ तक बात? इनके क्वेश्चन कब कराएंगे? पहले टॉपिक कराऊंगा फिर क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में, कंटिन्यू करेंगे। अभी तो काफी सारा टॉपिक बाकी है। अल्लाह हाफिज।